सीपीआईएम और ट्रेड यूनियन डिजिटल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का 3 दिन व्यापी वो मीटिंग चल रहा है जलपाईगुड़ी में। विद अस नाउ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस इन इंडियन ट्रेड मूवमेंट, एक्स पॉलिट ब्यूरो मेंबर ऑफ सीपीआईएम, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और कैप्टन प्रेम सहगल की बेटी कॉमरेड सुभाषिनी अली हम लोगों के साथ अभी मौजूद हैं। कॉमरेड, पहले तो आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है जलपाईगुड़ी में आके, और कल का एक्सपीरियंस कैसा था जनसभा? एक्चुअली हम तो यहाँ जब आने के बारे में ये हुआ कि मीटिंग यहाँ होने वाली है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि पता नहीं इतने हालात उस इलाके के ख़राब हैं, वहाँ पता नहीं ये मैनेज कर पाएंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ तो नहीं पड़ेगा जो वहाँ के कॉमरेड्स हैं। और दूसरा एक उत्सुकता थी क्योंकि इस इलाके में हम कभी आए नहीं, दार्जिलिंग भी कभी गए नहीं। सिलीगुड़ी आए हैं क्योंकि एक बार एडवा का स्टेट कॉन्फ्रेंस सिलीगुड़ी में हुआ था, तो उत्सुकता भी थी और थोड़ा लग भी रहा था कि कॉमरेड्स वहाँ संभाल पाएंगे, कैसे लगेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद एक तो बहुत ही अच्छा लगा कि आते ही सब यहाँ कॉमरेड्स मिले और बहुत ही अच्छे तरीके से मिले। और मीटिंग का जो सारा व्यवस्था है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से जो युवा लोग हैं, युवा लड़कियां, युवा लड़के, वो भी वहाँ वॉलंटियर की तरह काम कर रहे हैं और बहुत जोश है उनके अंदर। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि नए लोग भी आ रहे हैं मूवमेंट की तरफ। और उसके बाद मैं ये बात कर रही थी एक कॉमरेड से कि अगर पानी बरसेगा तो रैली का क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, घर घर गए हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में मोबिलाइजेशन किया है, तो पानी भी बरसेगा तो रैली तो हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। और बहुत अच्छा हुआ कि पानी तो नहीं बरसा, धूप थी, सब कुछ था, लेकिन पानी भी नहीं बरसा और बहुत ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन थी। एक बात होती है कि जहाँ थोड़ा डर का माहौल होता है वहाँ लोग जो ग्राउंड होता है, क्लोज्ड ग्राउंड, वहाँ नहीं आते हैं, वो इधर उधर खड़े होकर के मीटिंग को सुनते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अगर हम अंदर जाएंगे तो हमको टारगेट किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि पूरा जो ग्राउंड था वो बिल्कुल भरा हुआ था और लोग खड़े भी थे, और जो लोगों का कॉम्पोजिशन था वो बहुत बढ़िया था। एक तो गरीब लोग, मजदूर और काम करने वाली औरतें बहुत बड़ी संख्या में थे, फिर माइनॉरिटीज़ के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में थे, और कुछ मिडिल क्लास के लोग भी इधर उधर थे। तो उसका जो कॉम्पोजिशन था, जो हमारा होना चाहिए, जिन वर्गों के लिए हम काम करना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या थी। और मुझे बाद में पता चला कि आदिवासी और दलित महिलाएं भी काफ़ी संख्या में थी और जो चाय बागान में काम करती हैं। फिर बाद में जब हम लोग बाहर निकले तो जो मेन बाजार है उसमें माइक कि वो हॉर्न्स लगे हुए थे और बहुत अ, बढ़िया तरीके से सब कुछ सुनाई दे रहा था। तो काफ़ी लोग सड़क के ऊपर भी दोनों तरफ खड़े थे और सुन रहे थे, और दुकानदार भी सुन रहे थे। तो ये भी एक अच्छी बात है, वरना लोग बोलते अरे इसको बंद करो, ये क्या हो रहा है, इतना हल्ला मच रहा है, ये सब हमको नहीं सुनना है। लेकिन उस तरह का जिसको कहना चाहिए एंटी कुछ भी हमको वहाँ दिखाई नहीं दिया। और जब मैं निकली, मैं पैदल गई ऑटो तक, काफ़ी दूर तक, तो काफ़ी लोग समझे कि हाँ यही है जो हिंदी में बोल रही थी, तो उन्होंने नमस्ते भी किया। और दुकान से भी लोग निकले, उन्होंने भी नमस्ते किया और कहा कि हमें भी अच्छा लगा। तो जनरली हमको लगा कि कुछ साल पहले जो माहौल था पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ, काफ़ी लोगों में गुस्सा भी था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये कम हो गया है। अब इसका ये मतलब कि हम लोग के साथ पूरी जनता जुड़ रही है ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम जो गुस्सा था वो हमको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। और उस तरह का, क्योंकि मैं तो इलेक्शन भी लड़ी थी 2014 में, और इतना तृणमूल के लोग इतने ज़्यादा हमलावर, एग्रेसिव थे, बहुत ही एग्रेसिव थे। कहीं पर भी हम लोग को खड़ा होने नहीं देते थे, हमारे कॉमरेड्स को बहुत मारा भी। मीटिंग, पब्लिक मीटिंग के बाद भी वो अटैक करते थे। और जब हमारे लोग
कैंपेनिंग के लिए जाते थे तब भी अटैक करते थे, काउंटिंग में भी अटैक किया, और जब रिजल्ट आ गया तब तो घरों में घुस करके हमारे लोगों को मारा। बहुत ही ज्यादा डर का माहौल था। कैंपेनिंग में भी जब हम लोग जाते थे गांव में तो लोग का एक शब्द हमेशा आता था, भय, हाँ कि बहुत डर है। लेकिन अभी हमको लगता है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ये डर थोड़ा कम हुआ है। और वही तब होता है जब सरकार तो अपना हमला करती रहती है, लेकिन जब सरकार के साथ लोग इतना ज्यादा नहीं जुड़ते हैं तो फिर वो डर का माहौल थोड़ा सा कम होता है। तो ये भी कल हमको देखने को मिला, तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। और लोगों ने भाषण को सुना और समझा, क्योंकि बहुत गौर से सुन रहे थे, ये भी हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारी केरला की कॉमरेड ने केरला के बहुत सारे अनुभव रखे, वो भी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि अभी भी एक राज्य है जहाँ पर मुफ्त में शिक्षा है और बहुत अच्छी शिक्षा है, जबकि यहाँ बंगाल में तो 10,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये सारी बातें भी लोगों को अच्छी लगी। और जो जीरो पॉवर्टी में अब केरल पहुंच चुकी है। जीरो पॉवर्टी में भी है, और सबसे बड़ी बात है भूख नहीं है। हमने तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि पॉवर्टी का पॉवर्टी क्या है, आपके लिए पॉवर्टी कुछ हो सकता है, मेरे लिए पॉवर्टी कुछ हो सकता है, अमेरिका में बैठे वाले को पॉवर्टी अलग महसूस हो सकता है। हमारे देश में जो गरीब है बंगाल में, उसकी गरीबी बिल्कुल अलग तरीके की है, जो ट्राइबल एरियाज की गरीबी है। और केरला में जो अब भी अपने आप को गरीब समझते हैं, उनकी गरीबी में बहुत अंतर है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आकांक्षाएं, डिजायर्स, नीड्स बढ़ती हैं, तो फिर पॉवर्टी का भी जो एक्सप्लेनेशन है या वो अलग अलग होता है। लेकिन भूख नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये भूख जो ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं उसकी वजह से नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि वो तो राशन किसी का भी पेट नहीं भर सकता है, उसकी क्वालिटी भी इतनी खराब है और इतना काट पीट के मिलता है, इतने कम लोगों को मिलता है, झूठ बोलती है सरकार। लेकिन केरला में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशनिंग का सिस्टम बहुत मजबूत है और अभी भी वो सामान मिलता है। और कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार कुछ ज्यादा दे रही है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो सरकार के खिलाफ लोग बोलने लगते हैं। और खास तौर से कोरोना में हमने देखा खुद कि क्योंकि स्कूल्स बंद थे तो जो मिड डे मील बच्चों को मिलता था, गरीब बच्चों को, वो बंद हो गया। तो सरकार हर बच्चे के पीछे 5 किलो चावल, यानी अगर 25-25 किलो चावल एक एक घर में सरकार पहुंचाती थी, कि घर में भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, परिवार के लोग भूखे नहीं रहेंगे। और स्पेशल पैकेज भी मिलता था। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर से काम करने वाले लोग आए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं, यूपी बिहार के भी हैं, उनको भी पूरा राशन दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने। और जो उनके एम्प्लॉयर्स थे उनको कहा कि ठीक है आप पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ वो रहते हैं उनको रहने दो। और बहुत ज्यादा उनकी केयर की। मतलब हमारे यूपी के लोगों ने हमको बताया कि हमको तो ऐसा लगा कि हम परिवार को भी यहीं बुला लें कोरोना में, क्योंकि सरकार ने जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ नेट लगाया, और वो जो रिंग होता है खेलने के लिए और फुटबॉल वगैरह होता है वो भी हम लोग को दिया। और पहले चावल देते थे खाने के लिए, कुक्ड मील्स आते थे, लेकिन फिर चपाती देना शुरू कर दिया। और जब वहां से माइग्रेंट लेबर वापस आया, जब ट्रेन खुल गई, तो सरकार ने बहुत लोगों का टिकट भी खरीदा, इनको एक बैग दिया, एक बोतल पानी और खाना भी दिया रास्ते के लिए। और उसमें बहुत अच्छी फोटोज आई हैं कि ये लोग अपना बैग लेकर के वापस जा रहे हैं, और वहाँ कॉमरेड विजयन की फोटो है स्टेशन पर, उसको वो लोग सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कॉमरेड हम लोग वापस आएंगे। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स है केरला के, जिनके बारे में लोगों को बताना जरूरी है, खासतौर से बंगाल के लोगों को बताना जरूरी है। थोड़ा उन्होंने बताया, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया कल। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि छोटू से आपका जो बचपन था एक ऐसे माहौल में गुजरा कि जहाँ पे आपके पिताजी प्रेम सहगल, लक्ष्मी सहगल, स्वतंत्रता सेनानी के एकदम फ्रंट लाइन पे खड़े थे, आपके दादी भी स्वतंत्रता सेनानी, नानी 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 स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो एमपी भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। कि ये एक छोटू से एक ऐसे सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आपका बचपन गुजरा,
वहां से लेके 1970 के आसपास आपका सीपीएम में आना, ट्रेड यूनियन में आना, स्टूडेंट एक्टिविज्म में आना, ये जर्नी अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार थोड़ा बता दें। देखिए, मैं आपको एक बता दूं बहुत साफ कि हमारे माँ बाप जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो वो पूरी तरह से उनका जिस एक तरह से दिल टूट गया। तो आप सोचिए कि स्वतंत्रता सेनानी तो वो बहुत बड़े थे, देश में उनका बहुत बड़ा नाम था, लोग पागलों की तरह उनके पीछे घूमते थे। और 1947 में अप्रैल महीने में हमारे पिताजी को एक नौकरी मिल गई थी कानपुर में, तो हमारे माँ भी शादी उनकी मार्च में हुई, वहाँ आ गए। लेकिन जब इंडिपेंडेंस डे हुआ 15 अगस्त को, तो बहुत बड़े आयोजन सेलिब्रेशंस हुए और सब लोगों ने उनको बुलाया क्योंकि उनका इतना नाम था। लेकिन वो कहीं भी नहीं गए और उन्होंने 15 अगस्त को कोई खुशी भी नहीं मनाई, अपना घर में चुपचाप बैठे थे। तो हम हमेशा कहते 3 लोग हैं जिन्होंने 15 अगस्त को कोई खुशी नहीं मनाई, महात्मा गांधी और हमारे माँ बाप। क्योंकि पार्टीशन का इतना उनके ऊपर असर था। अ, हमारे पिताजी तो खैर लाहौर के ही थे, तो उनके ऊपर तो विशेष रूप में, लेकिन हमारी माँ भी, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से एक सेक्युलर देश के पक्ष में थे, हिंदू मुसलमान के एकता के पक्ष में थे, तो उनके ऊपर लगा कि ये आज़ादी बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा हम लोग चाहते थे, जिसके लिए हम लोग लड़े, और ये देश की जनता को धोखा दिया गया है। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पिताजी और दूसरे 2 लोग जो उनके साथ लाल किले में बंद थे, जब वो लोग छूट करके निकले, तो एक तो बहुत बड़ी कमाल की बात ये थी कि 3 लोगों में से एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सरदार थे, सहगल, धिल्लन और शाहनवाज। और जहां जहां वो जाते थे, लाखों लोग इकट्ठा होते थे उनको देखने के लिए और सुनने के लिए। जब वो लाहौर आए तो उनको लाहौर स्टेशन से पहले ही उतारना पड़ा ट्रेन से, क्योंकि लाहौर स्टेशन की छत टूटने की स्थिति में आ गई थी, इतने लोग उस छत के ऊपर भी बैठे थे। लेकिन वो लोग एक ही बात करते थे कि किसी तरह से एकता को मत टूटने दीजिए, हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, हम लोग तैयार हैं। हम कांग्रेस को भी, मुस्लिम लीग से भी कहते हैं कि आपको आज़ादी मिलेगी, 6 महीने के बाद मिलेगी, लेकिन देश को मत तोड़िए, हम लोग सब इस देश की एकता के लिए तैयार है, एक ही बात कहते थे। और जनता का रिस्पांस बहुत जबरदस्त था। लोग, आम लोग, जो आज एक बताया गया कि मुसलमान पार्टीशन चाहते थे या फला, वो जो उनका एक्सपीरियंस है और जो बहुत सी किताबों में भी है कि आम लोग तो बिल्कुल भी पार्टीशन नहीं चाहते थे। और बहुत जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थे, पंजाब और बंगाल, यहाँ के लोग भी नहीं चाहते थे। तो वो एक पॉलिटिकल, जिसको कहना चाहिए, षड्यंत्र था, जिसमें अंग्रेजों ने पूरी मदद की कि ये देश बढ़ जाए, कमजोर हो जाए। तो इसकी वजह से उनको बहुत ही दुख था और एक तरह से वो लोग पॉलिटिकली निष्क्रिय हो गए हमारे। और नेचुरली उनका सबसे ज्यादा गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ था। तो जब 52 का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा आपस में ही लड़ती रहती है, तो कानपुर में भी एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप था, उन्होंने हमारे फादर को कन्विंस किया कि आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाइए। तो वो खड़े हो गए और बहुत शुरू शुरू में अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को फिर वहाँ बुलाया गया ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए, कैंपेन करने के लिए। तो वो हमारे बाप के खिलाफ कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब मिसगाइडेड लोग हैं और कांग्रेस को ही वोट मिलना चाहिए। और फिर फाइनली जो ग्रुप हमारे फादर को सपोर्ट, उसमें से भी बहुत से लोग वापस कांग्रेस के साथ ही चले गए, तो चुनाव हार गए। तो उसके बाद से तो हमारी माँ तो उनके बहुत खिलाफ थी चुनाव लड़ने के भी। तो वो दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया। तो हमारे घर में उस तरह से कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चर्चा, या जो लोग आते थे मिलने, तो हम लोग तो बच्चे थे, हम लोग को पता नहीं थे क्या बातें करते थे। बस हाँ, सुभाष चंद्र बोस के नाम से हम लोग बहुत परिचित थे, आईएनए के नाम से परिचित थे, और आईएनए के लोग भी आते थे, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में हम लोग सुनते थे और जानते थे। और मेरी नानी तो खैर बहुत पक्की कांग्रेस की थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर भी थे।
और मुझे बहुत दुख है कि देखिए, जब तक कोई जिंदा होता है आपकी फैमिली का, आप उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपको लगता है हाँ ये तो नानी है, ये तो माँ बाप है, हाँ। और उनसे बहुत सारी बातें आप नहीं करते हैं जो बाद में बहुत अफसोस होता है। तो मैंने अपनी नानी से कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और खास तौर से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उनके जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत कम बातचीत की। लेकिन बाद में मुझे पता चला, थोड़ा थोड़ा तो उनसे भी पता चला, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली थी। वो कांग्रेस में भी बहुत लड़ती थी, तो बहुत एंटी कास्ट थी और बहुत एंटी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी। मतलब वो कभी भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी नहीं कहा, और उनसे लड़ झगड़ा भी किया कि ये क्यों पंडित जी। तो उन्होंने कहा भाई दूसरे बुलाते कहते तो आप मत सुनिए, आप क्यों उनको बुला लेते थे। इसके अंदर आपके अंदर भी जो ब्राह्मण होने का वो जो एक प्राइड है, कास्ट प्राइड है, वो खत्म नहीं हुआ है। वो उनको जवाहरलाल जी कहती थी, कभी जिंदगी में उन्होंने उनको पंडित जी नहीं बुलाया। और एक बार जब वो जेल में थी, आई थिंक 1940 में, तो वो नायर कम्युनिटी की थी और वो कहती थी कि नायर लोग बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, वो अपने आप को अपर कास्ट मानना चाहते हैं, जबकि हम लोग शूद्र हैं, हम लोग अपर कास्ट बिल्कुल नहीं है। तो एक बार जब वो जेल में थी तो एक ग्रामीण कांग्रेस लेडी भी थी, तो जो सफाई करती हैं उनको वो बुला रही थी, शुद्राची क्या बोल रहे, शुद्राची ऐसे करके। तो मेरी नानी ने बोला हाँ बोलो क्या बात है। तो बोले अरे तुम क्यों बोल रही हो, मैं तो उसको बुला रही। नहीं, कहने लगी मेरा भी वही कास्ट है, मैं बताओ क्या काम। मतलब उसको शर्मिंदा करने के लिए। तो वो बहुत एंटी कास्ट थी। और मेरी माँ के अंदर भी पता नहीं कहाँ से ये बात बचपन से थी। तो एक हमको बताया है लोगों ने कि जब वो मेरे ख्याल से 5-6 साल की थी, तो ये लोग केरला अपने घर जाते थे गर्मी की छुट्टी में। तो एक बहुत गरीब औरत आई कुछ मांगने, उसके साथ एक बच्चा भी था। मेरी माँ ने, वो छोटी सी खुद थी, उस बच्चे को पकड़ के खेलने लगी। तो उनकी जो नानी थी, उन्होंने चिल्ला के कहा कि लक्ष्मी उसको मत छुओ, अगर उसको छुओगी तो तुम अंधी हो जाओगी। तो मेरी माँ, वो 6 साल की थी, उसने उठा लिया उस बच्चे को और पूरे घर में भागने लगी और कहने लगी अपनी नानी से कि तुम झूठ बोलती हो, देखो हमें कुछ नहीं हुआ है और झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम हमको बोलती है मत झूठ बोलो और तुम खुद झूठ बोलती हो। तो बताते लोग कि उस दिन के बाद इस तरह का छुआछूत हम लोगों की फैमिली में और उस घर में काफी हद तक खत्म हो गया। तो ये एक चीज थी जो मुझे लगता है कि हम लोगों के अंदर भी आई है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी नानी में ये दो बहुत चीजें थी, एक तो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना और एक ये जाति के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो ब्राह्मणवादी कहती थी इसको और बहुत इसके खिलाफ बोलती थी। तो कंस्टिट्यूंट असेंबली में मुझे मालूम है कि वो डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सपोर्टर थी, इवन दो वो कांग्रेस में नहीं थे। और जो एक कांग्रेस की महिला थी, जो अकेली दलित महिला थी, दाक्षायणी अच्छा। जी, वो पक्की कांग्रेस वाली थी और वो डॉक्टर अंबेडकर की बहुत आलोचना भी करती थी और वो रिजर्वेशन को भी सपोर्ट नहीं करती थी कि हमको तो मिल सब कुछ मिल जाएगा आज़ादी के बाद, इस तरह की बात थी। तो लेकिन मेरी नानी तो हिंदू कोड बिल की बहुत खैर सपोर्टर थी, उस पार्लियामेंट्री कमेटी में भी थी जिनके पास वो भेजा गया था। और उसने उन्होंने बहुत लड़ाई भी लड़ी कांग्रेस के अंदर, जो लोग विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ। और जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, शी वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स। तो उसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी और हिंदू कोड बिल के समर्थन में, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन, मैं तो कहती हूँ कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों की सोच नहीं बदली। और जो मनुवादी किस्म की सोच है आज भी, एक तरह से हम देखें तो बहुत बड़ा सेक्शन है कि ये कभी कभी तो मुझे का बहुमत है जो उसका समर्थन करता है। तो महिला के अधिकारों का वो विरोध करते हैं, कास्टिज्म को बढ़ावा देते हैं और एंटी जो माइनॉरिटीज है वो बहुत जल्दी उस साइड भी चले जाते हैं। तो ये जो मनोवाद की छाप इतनी मजबूत है हमारे लोगों के दिमाग पर, उसका ये नतीजा है। और उस समय भी
हालांकि कांग्रेस का बोलबाला था, कॉन्स्टिट्यूशन आया था, सब लोग उसको वेलकम भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी हिंदू कोड बिल के खिलाफ काफी जबरदस्त मोबिलाइजेशन हुआ। हिंदू महासभा और आरएसएस ने तो किया ही, उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला भी रामलीला मैदान में जलाया और बहुत गंदी भाषा में उनके खिलाफ बोले। और एक ने तो कहा कि गंदे नाले का पानी नहीं पिया जाता। तो मतलब एक जो अ, अछूत जाति के हैं, अगर वो कोई कानून बनाएंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन वो मेरी नानी इन सब चीज़ों के मामले में बहुत उनका स्टैंड सही था और उन्होंने बहुत वहाँ विरोध किया इन लोगों का और हिंदू को बिल्कुल सपोर्ट किया। मैंने सुना है कि आपके पिताजी HSRL का पार्ट भी थे, मतलब थोड़ा ये उसका कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर किया? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी माँ तो मद्रास में थी, हमारे पिताजी लाहौर में थे, लेकिन भगत सिंह का असर दोनों के ऊपर बहुत था। हमारे पिताजी तो 11-12 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में जाके उन्होंने ज्वाइन कर दिया। वो बताते हैं कि वो जो कैंडल का टेस्ट होता है वो भी उन्होंने किया और वो मैसेजेस पहुंचाते थे, क्योंकि यंग लड़के थे और बहुत मतलब जिसको कहते हैं बहुत अपर मिडिल क्लास, और बाप बहुत सक्सेसफुल वकील थे, ऐसे घर के थे, तो कोई उनके ऊपर शक नहीं करता था, तो मैसेजेस इधर उधर पहुंचाते थे। लेकिन फिर एक अंग्रेज जो अधिकारी था, जिनका से जुडिशरी में रहा होगा, उसने मेरे दादा से कहा कि आप अपने लड़के से कहो कि हमारे खिलाफ लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई करने के बाद तब लड़े, पहले पढ़ाई कर दे, क्योंकि अब पुलिस ने उसकी कुछ एक्टिविटीज को देख लिया। तो हमारे फादर को बुलाया, दादा ने उनको समझाया, तो मेरे फादर को भी समझ में आया कि हाँ पढ़ाई खत्म करना चाहिए। और एक्चुअली क्या है कि अ, वो जो पूरा नेशनल मूवमेंट का ये नॉन वायलेंस और ये सब था, वो भी हमारे फादर के समझ में नहीं आता था। खैर उन्होंने वो एक्टिविटी वहाँ तो अपनी कम कर दी और उस समय भगत सिंह अरेस्ट भी हो गए थे और सब हुआ। उसके बाद जब उनको फांसी हुई तो एक्चुअली गांधी और गांधीवाद के खिलाफ तब से हमारे पिताजी के मन में बहुत वो था कि उन्होंने उनको बचाया नहीं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उनके अंदर तब से ये भावना थी कि बिना हथियार और बिना कुछ सैन्य शक्ति के आज़ादी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी इतनी स्ट्रांग है, ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश प्रशासन इतना स्ट्रांग है कि उससे ऐसे खाली हाथ हम लोग नहीं लड़ सकते। और इसी की वजह से उन्होंने बाद में आर्मी को भी ज्वाइन करने का फैसला किया। मेरी माँ जो मद्रास में थी, जब भगत सिंह का ट्रायल चला तो उन्होंने भी चंदा इकट्ठा किया और करीब 30,000 रुपए उस जमाने में उनके लीगल फंड के लिए किया। और जब उनका हैंग किया गया तो मद्रास में भी बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला और बंद हुआ, उसमें भी हमारी माँ ने भाग लिया था। तो भगत सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव था। अभी मतलब इस सब में आपका ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या आना, वो तो मैं तो कहूंगी कि लोग उसको समझ नहीं पाते कि मेरा राजनीति में आना, उसमें पीछे दिमाग में ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे घर में इस तरह की कुछ बातचीत होती थी, चर्चा होती थी जिसकी वजह से मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया। मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद मैं मद्रास पढ़ने गई। जो पहला मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटी देखी वो मद्रास में एंटी हिंदी एजुकेशन में देखा, वो था 1965 में। और मेरे क्लास में डीएमके की एक, उस समय डीएमके नहीं था, बड़े नेता की लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, मुझे इससे बहुत दोस्ती थी। तो वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत कुछ मुझे बताती थी, मेरी समझ में भी नहीं आता ये क्या चीज़ है, तो वो बताती रहती थी। और जो भी टीचर्स वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे तो इसीलिए ऐसा बोलते। मतलब उसके अंदर सबसे पहले मेरे अंदर ये एक ब्राह्मणिज्म के बारे में एक चेतना पैदा की। और वो जो एजुकेशन था उसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा, क्योंकि जब एक बड़ा कॉलेज था, एक रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन के इधर हमारा घर है और रेलवे लाइन के उधर वो कॉलेज है, वो पंचियापास कॉलेज है, तो वहाँ फायरिंग हुई जब ये एजुकेशन शुरू हुआ। और वहाँ के लड़के दीवार फाँक करके
हमारे घर में आ गए थे शेल्टर के लिए, उनको नहीं मालूम था किसका घर है। तो हमारी फैमिली, हमारी माँ कांग्रेस की बड़ी नेता थी और हमारे जो मामा थे वो बहुत बड़े वकील थे, हमारा बहुत बड़ा कंपाउंड था। तो हमारे घर में कोई पुलिस उस टाइम पर आने का कोई वो नहीं था, तो उन लोग वहाँ बचे। और फिर मिसेस गांधी जो INB की सेक्रेटरी थी, मिनिस्टर थी, जिनकी मिनिस्ट्री ने वो हिंदी में सर्कुलर निकाला था जिसकी वजह से आग लगी थी, वो आ गई। और चूंकि वो मेरी नानी को बहुत पसंद करती थी, वो शाम को हमारे घर भी आई, हम भी वहाँ बैठे थे, सिर्फ नानी से वो बातें कर रही थी, हम सुन रहे थे। तो ये कह रही थी कि मैं भी अपने पापा की तरह जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि प्रॉब्लम तो आप ही ने क्रिएट की है। तो एकदम से वो हो गई, कहने लगी क्या मतलब है। मैंने कहा आपकी मिनिस्ट्री ने तो हिंदी में सर्कुलर निकाला था, क्या जरूरत थी। तो वो एकदम, क्योंकि देखिए वो जमाना ऐसा था कि हम लोग ऐसा बोल सकते थे। तो उसने कहा कि यस मे बी राइट, यस मेरी तरफ से मिस्टेक। फिर उन्होंने मेरी नानी से भी बात की कि क्या कर रही है, किसकी बेटी है, उन्होंने बताया ओह दैट्स व्हाई शी इज देयर डॉटर, उनकी बेटी है। फिर और कुछ बातें करके चलने, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, वहाँ देखूंगी। एनीवे, तो ये मेरा पहला पॉलिटिकल कैंपेन या मूवमेंट का एक्सपीरियंस था। क्योंकि उसके बाद, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी जगह थी, तो जो एंटी हिंदी एजिटेशन के मूवमेंट में स्टूडेंट्स खास तौर से और जो कुछ वकील, कुछ लीडर्स थे, उनकी मीटिंगें हमारे घर के कंपाउंड में ही होने लगी। तो मैंने भी उसमें भाग लेना शुरू कर दिया और किसी अखबार में भी निकला कि हिंदी बोलने वाली थी एंटी हिंदी एजिटेशन की समर्थक, क्योंकि माय फैमिली वाज प्रोमिनेंट, सो and then that was very interesting to see how that movement developed and all that. Soon after that I left, but my friendship with that DMK leader Asai Tambi later on became an MLA also, his daughter, and that agitation made me aware of many things like regional politics and the kind of Delhi's kind of trying to impose its will and things like that. और उसके बाद एक्चुअली जब मैं सीधे मद्रास से गई अमेरिका पढ़ने, तो वहाँ तो एंटी वियतनाम वॉर का मूवमेंट, ब्लैक स्टूडेंट्स का मूवमेंट, ये सब बहुत अपने बिल्कुल पीक में था। तो मैं उसमें बहुत एक्टिव हो गई, क्योंकि मेरा जो कॉलेज था, सॉर्ट कॉलेज, वो एंटी वॉर कैंपस था। तो पहले तो फिर एंटी वॉर ही था, फिर भाई क्यों ये वॉर हो रहा है, ये इतना बड़ा देश क्यों एक छोटे से देश के ऊपर हमला कर रहा है, ब्लैक्स की हालत ऐसी क्यों है, ये सब सवाल उठने लगे। और मेरी बहुत किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर एक छोटा सा मार्क्सिस्ट ग्रुप था इस पूरे एजिटेशन में, और हम लोगों ने ऑक्यूपाई भी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को, फिलाडेल्फिया में, उसमें ये बहुत एक्टिव थे। तो उनके साथ बातचीत, उनके साथ किताबों को पढ़ना, उनके साथ डिस्कशन के बाद फिर मैंने तय कर लिया कि मैं वापस इंडिया आऊंगी, मैं वहाँ MA नहीं करूंगी, हालांकि मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, और मैं कोई ना कोई कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करूंगी। दिस इज द राइट पार्ट। तो मैं जब वापस आई, तो एक्चुअली मैं कभी भी किसी इंडियन कम्युनिस्ट से मिली नहीं थी अपने जीवन में तब तक। तो चूंकि हमारे फादर मैनेजर थे टेक्सटाइल मिल में, तो ट्रेड यूनियन के लोगों से उनका इंटरेक्शन होता था। तो उन्होंने कुछ जो CPM के थे, उनको बुला के मुझे मिलना चाहती थी आपसे, कुछ बातचीत की। तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, कुछ नक्सलवादी लोग भी शुरू हो गए, तो उनकी बात भी समझ में नहीं आई। और उसी टाइम पर बहुत, मतलब आने के थोड़े ही दिन के बाद मैं कैलकाटा आई, और उस समय यहाँ पर आई थिंक मस्ट बी 1969, तो गवर्नमेंट तो नहीं थी लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। आई थिंक 69 में गवर्नमेंट आ गई थी, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। तो मैं कुछ यहाँ पर कुछ लोगों से मिली जो पार्टी के साथ, एक जर्नलिस्ट था, पता नहीं मेरी कैसे मुलाकात हुई उससे, एनीवे उससे मुलाकात हुई। तो वो CPI में था या सपोर्टर था, लेकिन सबको जानता था, इधर से उधर हमको सब जगह ले दिया। और वो मुझे उस समय SFI मिली थी, तो BPSF में हमारे लोग काम करते थे, मुझे BPSF के ऑफिस ले गया। तो वहाँ विमान बासु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, रंजीत कुंडू, श्यामल चक्रवर्ती
और ये सब बैठे हुए थे उधर। तब मैं जब कानपुर में पहले ये ट्रेड यूनियन के लोगों से मिली, फिर वो कुछ सीपीआई के लोग थे, उनसे कुछ बातचीत हुई कि उस समय नया नया सीपीआईएम बना था एक्चुअली। तो हमारे कानपुर के जो सेक्रेटरी थे वो बहुत बड़े टेक्सटाइल यूनियन लीडर थे, और वो 2 साल 3 साल उनको एक्सटर्न किया गया था कानपुर से। वो लौट के आए थे, और जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कॉमरेड रामा से, और तब से लेके आज तक मैं कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा कम्युनिस्ट लीडर अपने जीवन में नहीं देखा, और ये बड़ी अच्छी किस्मत थी कि वही हमको मिल गए। बहुत गरीब घर के थे, पोस्ट उनका बाप पोस्टमैन, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, तो अच्छे कॉलेज गए। तब तो शिक्षा भी सस्ती थी, और इंग्लिश उन्होंने काफी मेहनत करके पढ़ा। और एक वहाँ पर दूसरे कॉमरेड थे जो बाद में सीबीआई में हो गए थे, कॉमरेड सुल्तान न्यासी। तो वो बहुत जिसको कहना चाहिए अपर मिडिल क्लास के थे, और उनकी इतनी दोस्ती थी कि कॉमरेड रामा से उनके घर में बहुत रहते थे। बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलती थी, इंग्लिश थोड़ा बोलने का मौका भी मिलता था, तो उससे उनको काफी पढ़ने लिखने का मौका मिला था। तो उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी थी, वो लिखते बहुत अच्छे थे, और हिंदी में ऐसा वक्ता तो मैंने कभी अपने जीवन में देखा नहीं। और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब तुम बोलो तो हमेशा जिन जो बैठे हैं उनकी तरफ देखो, और जब उनके शक्ल पे ऐसा लगे कि अब हो गया तो अपना भाषण समाप्त कर दो, लोगों को उबाओ मत, मतलब बोरियत मत पैदा करो। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छी चीज है जो बहुत लोगों को सीखना चाहिए। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में आपका आना, कैसे आप सीखे कम्युनिस्ट मूवमेंट एवं मार्क्सिस्ट वो फ्रेमवर्क में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ा दिन के दिन। तो 1970 के आसपास से आपका वो जर्नी स्टार्ट हुआ। 69 में लौटी थी सितंबर में, उसके बाद ही ये सब शुरू हो गया। क्योंकि मेरे ख्याल से 69 के एंड में कॉमरेड ईएमएस नंबूद्रीपाद हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, और वो कानपुर आ रहे थे, वही पार्टी का रीऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से उनको 2-3 दिन रुकना था। अब कॉमरेड रामासे और सबके लिए बड़ी समस्या हो गई कि कॉमरेड ईएमएस को कहाँ ठहराएं। पैसा तो था नहीं पार्टी के पास बिल्कुल, तो उनको कम से कम थोड़ा आराम, उनके खाने पीने का। तो वो मेरे माँ बाप के पास आए, उन्होंने कहा कि कॉमरेड ईएमएस आ रहे हैं, तो क्या आपके घर में वो रुक सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे माँ बाप थोड़ा बहुत एंटी कम्युनिज्म उनके अंदर आ गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस को बहुत गालियां दी और बहुत, लेकिन चूंकि ईएमएस एक फ्रीडम फाइटर भी थे, और मतलब केरला में उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था, मेरी माँ भी वहीं की है, तो उनका बहुत खुश हुए कि नहीं नहीं नहीं, बहुत स्वागत है उनका, हम हमारे घर में अच्छे से रहेंगे, और जैसा भी खाना पीना हम लोग सब केरला का भी खाना सब कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। और कॉमरेड ईएमएस से जब पूछा गया, वो भी बहुत खुश हो गए, हाँ मैं उनके यहाँ रह सकता हूँ, क्योंकि ये भी था ना किसके यहाँ रह सकते हैं किसके यहाँ नहीं रह सकते। तो 3 दिन वो हमारे घर में रहे, हमारे माँ बाप से भी बहुत बात करते थे, हमसे भी बहुत करते थे, और उनका ये था कि ये सब ठीक नहीं है, पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये एक मिडिल क्लास वो होता है कि नहीं, हमें काम तो करूंगी लेकिन हमको किसी उसमें नहीं रहना है, बंधन में नहीं रहना। मैंने कहा वो बंधन जो होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत नियंत्रण रहता है। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये कोई शादी थोड़ी ना है, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो पार्टी छोड़ देना, कोई ऐसा तो नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन करो, और जब लगता है कि नहीं रहना चाहिए तो ये बात भी समझ में आ गई। तो मेरे फॉर्म पर उन्हीं ने साइन किया था, और मैंने फिर पार्टी का फॉर्म भर दिया। 70 तक तो मैं खैर मेंबर बन गई। उस समय से लेके 91 पे जब न्यू दिल्ली बदल का वो दरवाजा खुला मनमोहन सिंह के टाइम पर, अब सोशली बहुत कुछ चेंज हो गया है। वो तो होना ही है, शायद सब समय होना ही है। तो ओवरऑल इंडिया में आप जर्नी शुरू किए थे जब यूएस का वो एग्रेशन था वियतनाम के ऊपर, अभी पैलेस्टाइन के ऊपर। देखिए, जो सबसे बुरी चीज हुई है, और ये एक्चुअली नवोदारवाद के पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने
जो बहुत सारी पुरानी इंडस्ट्रीज थी, जैसे टेक्सटाइल है और आपके यहाँ जूट भी है, इनके प्रति जो उनका रवैया था, या इनके मालिक जो मुनाफा को वापस उसमें लगा नहीं रहे थे, दूसरी जगह लगा रहे थे। यहाँ पर आपके पूरा इंजीनियरिंग उद्योग भी उसी तरह से। तो ये जो उद्योगीकरण के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने ठीक से योजना नहीं बनाई, और बाहर से सामान मंगवाना, यहाँ की इंडस्ट्रीज को एक तरह से चौपट कर देना। तो जो मेरे लिए जो कानपुर था या जो बाद में बम्बई था, वो तो खत्म हो गया है। मतलब वो कारखाने, वो शिफ्ट से लोगों का निकलना, शिफ्ट पे जाना, हम लोग का उनके बीच पे जा करके बोलना, बड़े बड़े कारखानों में बड़े संख्या में मजदूरों का काम करना, उनकी बस्तियों में जाना, उनके घरों में जाना, ये तो कानपुर भी में भी ये रोज का मेरा काम था। और बम्बई में भी मैं 74 से 84 तक बॉम्बे में थी। तो मेरा काम इमरजेंसी के खत्म होने के बाद मैं 74 में वहां पहुंची हूँ, और 77 में इलेक्शन में काफी एक्टिव थी। और एक वर्किंग क्लास एरिया में ही मैं काम करती थी, वहाँ टेक्सटाइल के वर्कर भी थे, महाराष्ट्रियन थे, लेकिन चूंकि वो मेरा इतना टेक्सटाइल के मूवमेंट के साथ जुड़ाव था, तो उधर भी बहुत आसानी से हो गया। तो जो लोग अब जो अपने जिन्होंने इसको देखा नहीं है, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि वर्किंग क्लास कल्चर कितना रिच है। उसमें फोक कल्चर, उसमें फोक गीत, फोक नृत्य, लैंग्वेज और तमाम चीजें जो हैं, अब वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको रिसर्च स्टूडेंट बन करके ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब हम तो कहेंगे कि हमारा तो सौभाग्य था कि हम उसका हिस्सा बन सके। लेकिन वो सौभाग्य फिर बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन गया, जब वो पूरा जो वर्किंग क्लास का पूरा एनवायरनमेंट था, जो उनकी बस्तियां थी, जो उनके मकान थे, यहाँ पर बम्बई में उनके चाल थे, उनकी खोलियां थी, वो सब मतलब सब खत्म हो गया है। वो लोग भी वहां से हटा दिए गए हैं, बहुत से तो अपने गांव चले गए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इधर उधर कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो वो एक साथ मिलके रहते थे, एक साथ मिलकर के अपना कल्चर को भी सेलिब्रेट करते थे, अलग अलग तरीके से। वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोग अलग थे, कोंकण साइड के लोग अलग थे, फिर वहाँ आंध्रा के भी लोग थे, तमिलनाडु के भी लोग थे, यूपी बिहार के भी, और बहुत अलग अलग हैं लोग। यूपी बिहार इकट्ठा करते हैं, लेकिन यूपी के भी लोग जो खास तौर से सेंट्रल यूपी के हैं, अवध, वो बहुत बड़ी संख्या में थे, कुर्ला में। तो ये पूरा जो कल्चर खत्म हुआ है, एक तरह से फिजिकली भी खत्म हो गया है। वो सब चालियां, वो सब बस्तियां सब बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। वहाँ सबसे ज्यादा बड़े मॉल और बड़े होटल्स अब सेंट्रल बॉम्बे में आ गए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ मजदूर रहते थे। और वही हालत कानपुर में है। अभी मजदूर वहाँ हैं, क्योंकि जाएंगे कहाँ, कुछ बस्तियां भी हैं, लेकिन वो जो मशीन के साथ, कारखाने के साथ, यूनियन के साथ उनका रिश्ता था, वो तो अब खत्म हो गया है। बंगाल में भी यही आपका अनुभव रहा है। मैं बैरकपुर में थी 3 महीना, तो वहाँ तो जूट मिल तक चल रहे थे, और ये टीटा टीटागढ़, और यहाँ भाटपारा, ये नौहट्टी, ये सब एरिया में हमारे यूपी, ज्यादातर बिहार और ईस्टर्न यूपी के मजदूर भी थे। तो थोड़ा सा वो उस टाइम पर हमारे इलेक्शन कैंपेन में हमको ये अच्छा लगा कि वही चीजें हमको फिर से अनुभव करने के लिए मिल रही हैं। लेकिन वो सारे जो कारखाने थे वो बीमार पड़ चुके थे, और कुछ तो ठेके पे चल रहे थे, कुछ में 4 दिन काम मिलता था, 5 दिन काम मिलता था, ये हालत हो गई थी। लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े बस्तियां थी मजदूरों की, तो वो मुझे फिर से बहुत अच्छा लगा कि उनके बीच में फिर से जाने का मौका उस टाइम पर मिला। लेकिन मुझे लगता है 10 साल में यहाँ भी बहुत कुछ टूट गया होगा, बहुत कुछ बदल गया होगा।
अभी तो एक ऑफिस भी अब नहीं ये है। नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैं नहीं मानती हूँ कि ये चेंज सही दिशा में है। इंडस्ट्रीज को बंद कर देना और उनकी जगह नई इंडस्ट्रीज का नहीं आना, प्रोडक्शन का न होना। अब आज सब लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ चीन से आ रहा है, लेकिन ये भी तो हमको समझना चाहिए कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ लिबरलाइज किया है। हम लोग कुछ आलोचना भी करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री तो उनके यहाँ चल रही है, कारखाने तो उनके यहाँ चल रहे हैं, प्रोडक्शन उनके यहाँ हो रहा है। बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो वही हो रहा है। तो पुराने टाइप का प्रोडक्शन भी हो रहा है, और जो सबसे ज्यादा मॉडर्न प्रोडक्शन है, एप्पल की पूरी फैक्ट्रियां वहीं पर है, और भी जो हाई टेक्नोलॉजी है वो सब वही है। तो उन्होंने अपने आप को हार्डवेयर और इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन के साथ जोड़ के रखा। बहुत से लोग कहते हैं हमने ये जो बहुत बड़ी गलती की, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सॉफ्टवेयर पर ज्यादा कंसंट्रेट किया, हार्डवेयर डेवलपमेंट पे नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो यहाँ पर चेंजेस आए हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि वो हमारे समाज को आगे ले जाने वाले चेंजेस हैं, बल्कि हमारे समाज में ना बराबरी को बढ़ावा देने वाले चेंजेस हैं। इस सब के बीच में आना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि महिलाओं का जो सिनेरियो, सोशियो पॉलिटिकल जो स्टेटस है, वो कितना दिन के दिन खराब होते जा रहा है। आप कल के भाषण में भी बोले थे कि मणिपुर में जब दंगे हो रहे हैं, 2 लड़कियों को मतलब क्या बोले, निर्वस्त्र करके पैरेड करवाया गया। मैंने तो ये भी सुना है, उनमें से एक लड़की कंप्लेन में लिखी है, उस पैरेड में मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई भी था। इस सब के बीच मैंने वो एनडीटीवी में भी एक इंटरव्यू देखा था, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से कुछ लड़कियां आई थी, तो वो बोल रही थी कि उसके हॉस्टल के खिड़की पे शटर लगा हुआ होता है कि शाम को बाहर ना देख सके, बाहर से कोई देख भी ना सके। तो उसने एक टिप्पणी की थी उस समय एनडीटीवी के जर्नलिस्ट रवि जी ने कि अगर ये सिनेरियो है तो 9 बजे के बाद जितने भी मर्द प्रजाति के लोग दिखते हैं उनको बाहर निकल आप बंद कर दीजिए, तो समस्या समाधान हो जाएगा। इस सब के बीच ये सेकुलरिज्म का प्रमाण हो कि दंगे में पैरेड करने का कुछ हो, लड़कियों पर भी सब आता है, लेकिन सैलरी लड़की है इसलिए कम मिल रहा है। तो ये इस सब के बीच ये स्टेटस, आप मतलब लड़कियों का ये स्टेटस कहाँ पर तो दिन के दिन और खराब होते जा रहा है। देखिए, एक बात तो जो लोग कहते नहीं है, और अब तो ये फैशनेबल भी नहीं है कहना, कि जो शोषण की प्रणाली है, सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, वो जब तक रहेगी तब तक महिलाओं की बराबरी नहीं हो सकती है। ये तो एक जनरल बात है। इसीलिए दुनिया में हम देखते हैं कि जो बहुत ही विकसित देश हैं, वहां भी महिलाओं का बहुत सारे स्तरों में अधिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, और सोशली भी उनकी बराबरी नहीं है, जबकि वो इतने विकसित हैं कि वहां ऐसा न होना समझ में बात नहीं आती है। तो एक तो चूंकि जब शोषण की व्यवस्था है, तो जितना कमजोर है उसका उतना ज्यादा शोषण होगा। तो हमारे देश में तो एक ऐसी शोषण की व्यवस्था बनी हुई है जो दुनिया में अलग है बिल्कुल, कि जन्म से ही आपको एक श्रेणी में डाल दिया जाता है, और महिलाएं भी जन्म से एक ना बराबरी की श्रेणी में डाल दी जाती है। और इसको कहा जाता है ये हमारी परंपरा है, इसको बहुत अच्छा भी लोग कहते हैं, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन मैं नहीं मानती कि ये अच्छी परंपरा और अच्छी संस्कृति है। और इसी को हम लोग एक तरह से मनुवाद भी कहते हैं, कि एक तरफ तो जितनी महिलाएं हैं, चाहे किसी जाति में पैदा हो, उनको अपने घर में और समाज में ना बराबरी का एहसास करना पड़ता है। दे हैव टू एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन मेनी वेज। तो आप भी देखिए कि 1952 से हिंदू कोड बिल बनने लगा, लेकिन 1996 तक हिंदू महिलाओं को जो उनका इनहेरिटेंस में, विरासत में शेयर था, वो पूरी तरह से नहीं मिला। अभी भी कुछ त्रुटियां हैं। तो एक तरफ तो
जो सामाजिक हमारा बनावट है उसमें तो परंपरागत तरीके से औरतों को ना बराबर समझा गया है और उनको ना बराबर रखने के लिए हर तरह का सिंबल का, हर तरह के ट्रेडिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ महिलाओं को की शादी जो जल्दी हो जाती है, आज भी हो रही है, और शादी के बाद उनकी ससुराल में जो उनके अधिकार नहीं होते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनका जो अपना घर है, अपना परिवार, वो भी ये कहता है कि अब तुम हमारे घर की नहीं हो, अब तो तुम दूसरे घर की हो। तो उस लड़की की सुरक्षा के लिए या उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं रहता है। और ये चीजें हमारे समाज में कही जाती है, ये बहुत अच्छा है, हमारा परिवार सबसे अच्छा है, हमारे यहाँ जो हमारे संस्कार है वो सबसे अच्छे हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि महिलाओं के लिए ये अच्छे संस्कार है। फिर विधवाओं के साथ आज भी जो हमारा व्यवहार होता है, और इसलिए ये अभी जो झगड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ और फिर ये सिंदूर का कैंपेन शुरू किया गया, तो मुझे तो इस पे भी आपत्ति है कि ये सिंदूर का क्या मतलब है। आप कह रहे हैं कि हमारी महिलाओं का सिंदूर पोंछ दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी परंपरा नहीं है। विधवा होने के बाद सिंदूर क्यों पोंछ दिया जाता है? क्योंकि वो सुहागन नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी परछाई भी किसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई शादी हो रही है या बर्थडे पार्टी हो रही है या कोई भी अच्छा उत्सव हो रहा है, तो विधवा को उससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसका सुहाग मिट चुका है। अब वो एक अशुभ इंसान बन गई है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें लोगों के दिमाग में नहीं है, हम कहते नहीं होंगे या इसकी बहुत ज्यादा प्रचार नहीं होता, लेकिन ये है। और हम लोग घरों में भी इस चीज को देखते हैं, अपनी फैमिलीज के अंदर भी इस चीज को देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट हुआ है और किस तरह से उनके बारे में सोचा जाता है, और उनको प्रॉपर्टी से कैसे वंचित किया जाता है, और उनके साथ एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है कि ये प्रॉपर्टी छीन लेंगी, इसलिए इनको और भी ज्यादा दबा करके रखो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो सुभाष चंद्र बोस की पत्नी थी एमिली, उन्होंने मेरी माँ से भी ये बात कही, और ये बात लिखी भी है उन्होंने, कि जब सुभाष चंद्र बोस जा रहे थे जर्मनी से, तो उन्होंने उससे कहा कि अगर मैं जिंदा लौट के आऊंगा तब मैं तुमको भारत लेके जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं आया तो तुम कभी मत जाना भारत, क्योंकि भारतीय समाज विधवाओं के प्रति बहुत क्रूर है। वो हर विधवा में प्रॉपर्टी के लिए संकट महसूस करने वाला ये समाज है, ये उन्होंने तब कहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो हमारे समाज में पुरानी चीजें हैं वो महिला विरोधी हैं, वो महिला को असमान रखने वाली चीजें हैं, और उनका अभी भी बोझा है हमारे समाज के ऊपर। संविधान आ गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद जो एक मान लीजिए हमारे देश में पूंजीवाद का विकास हुआ कुछ हद तक, तो पूंजीवादी विकास में भी महिलाओं को एक सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया गया, और इसके लिए उनको निश्चित रूप से उनके स्तर को नीचा रखा गया, ये भी बात सही है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो ये नव उदारवादी दौर शुरू हुआ है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाजार है, बाजार का जो असर है समाज के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बाजार तय करता है कि शादी कैसी होनी चाहिए, बाजार तय करता है कि आपस में रिश्ते कैसे होने चाहिए, बाजार तय करता है कि अगर आपके दो बेटे हैं, एक ज्यादा कमा रहा है एक कम कमा रहा है, तो आपका उनके साथ रिश्ता क्या होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो हम समझते नहीं है कि बाजार कैसे चलता है हमारे देश में। इतना ये गरीब देश है, तो ये कैसे चल रहा है ये बाजार? लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो हमारे यहाँ जो जिस तरह की शादियां होती हैं, उसी से ये बाजार चल रहा है। और हमारे यहाँ की शादियों की दो विशेषताएं हैं। एक तो शादी में जाति का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर अंतर जाति शादी हो जाएगी तो जातिवाद खत्म हो जाएगा।
जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो ये अपने आप में महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा नियंत्रण है कि उनको अपने मन से वो वर नहीं पसंद कर सकती हैं। उनको अपनी जात में ही जो उनके माँ बाप तय करेंगे वही स्वीकार करना है। तो अंतर जाति विवाह और अंतर धार्मिक विवाह तो और भी ज्यादा बुरा समझा जाता है। तो जो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बुनियादी अधिकार दिया महिला को कि आप अपना जीवन साथी तय कर सकते हैं, और अब तो यहाँ तक है कि आपके समलैंगिक भी हो सकते हैं, उससे हमारी महिलाओं को वंचित रखा जाता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है, महिलाओं का अधिकार नहीं है। लेकिन अब इसके साथ एक चीज और भी जुड़ गई है। जब हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों ने एक सर्वे भी किया था डाउरी के ऊपर, तो चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सब ने कहा कि, और ये हम लोगों ने किया था ये नवोदारवाद के बाद 10 साल के बाद, मतलब 2001 ऐसे ही। तो सब ने कहा कि पहले हमारे यहाँ शादियां बहुत सस्ते में हो जाती थी, अब शादी बहुत महंगी हो गई है। तो अब ये शादी महंगी कैसे हो गई है? जब हम लोगों से बात करें तो अरे लड़के वाले बड़े लालची हो गए, लेकिन लड़के वाले भी लड़की वाले भी होते हैं ना। तो आखिर क्या वजह है? तो अगर आप केवल टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो 90% एडवर्टाइजमेंट्स शादी में क्या खरीदना है, शादी में क्या देना है, लड़की को सुखी रखने के लिए सास के लिए क्या देना है, घर के लिए क्या देना है, यही ज्यादातर आपको एड्स दिखाई देंगे। और जिन त्योहारों को वो बढ़ावा देते हैं, जैसे करवा चौथ, वो सब ऐसे हैं जो महिला को उसका स्तर नीचा रखते हैं। तो ये बाजार में आप समझो, जो लड़की की शादी हो रही है वो एक पलड़े में बैठी है और लड़का दूसरे पलड़े में है। तो भले लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा सुंदर हो, ज्यादा काबिल हो, लेकिन उसका पलड़ा ऊपर रहेगा, और जो लड़का चाहे जैसा हो, पियक्कड़ भी हो, कुछ भी हो, उसका पलड़ा नीचा होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए आपको खरीदना है, सामान खरीदना है, आपको टू व्हीलर खरीदना है, आपको बहुत कुछ खरीद करके उसको बराबर लाना है, ताकि शादी हो जाए और आपकी लड़की को वो लोग स्वीकार कर ले। तो बाजार भी पूरी ताकत लगा रहा है महिलाओं के स्तर को नीचा रखने के लिए, ताकि उसका माल बिके। नहीं तो जिनके घर में कुर्सी रखने के लिए जगह नहीं है, उनको सोफा सेट चाहिए, उनको वॉशिंग मशीन चाहिए। अब टू व्हीलर जहां काम करता था, अब फोर व्हीलर चाहिए। और सब जानते हैं कि नहीं देंगे तो हमारी लड़की मारी जाएगी, हमारी लड़की को घर से निकाल देंगे, हमारी लड़की के साथ अपमान होगा। तो ये जो लोगों ने सोचा था कि नवोदारवाद के साथ हम बहुत आधुनिक बन जाएंगे, तो आधुनिकता हमने समझे ही नहीं ये है क्या। आधुनिकता का मतलब है एक डेमोक्रेटिक आउटलुक, आधुनिकता का मतलब है बराबरी। लेकिन हम लोगों ने समझा आधुनिकता का मतलब है मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर में जाना, दूसरी तरह का कपड़ा पहनना, सोफे पर बैठना, और ये सारी चीजें जो कि मॉडर्निटी नहीं, ये तो बाजार का हिस्सा है। तो ऑल टुगेदर जो ये न्यू लिबरलिज्म है, उसने औरतों का स्तर गिराया है हर तरह से। एक तो बाजार की जरूरतों की वजह से, और दूसरा क्योंकि जो जहां औरतों को काम मिल रहा है वहां उनको सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला मजदूर के रूप में काम मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्कीम वर्क। ये भी सरकार की इस दौर में जरूरत है, क्योंकि सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं, सरकारी सेवाएं बंद हो रही हैं, शिक्षा में सरकार बंद कर रही है। तो सरकार का जो पूरा एक नेटवर्क था, जब वो खत्म हो रहा है तो उसमें कुछ तो सरकार को देना पड़ेगा लोगों को, थोड़ी सी राहत देने के लिए। तो ये स्कीम वर्कर्स उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और स्कीम वर्कर्स को वर्कर ही नहीं माना गया है, उनको सेविका माना गया है। जैसे आपको घर में मुफ्त में सेवा करनी है, अगर कोई महिला अपने घर में कहे कि भाई मैं मुफ्त में कर रही हूँ, तो लोग कहेंगे अरे तुम कैसी औरत हो, तुम तो बहुत ही मतलब तुमने तो सारे संस्कारों को खत्म कर दिया है।
अब उससे ये उम्मीद की जाती है कि घर के बाहर उसको इसी तरह से काम करना चाहिए और पैसा नहीं मांगना चाहिए, मजदूरी नहीं मांगनी चाहिए। तो उसके अंदर जो उसको हजारों साल से जो उसका दिमाग तैयार किया गया है, तो उसकी वजह से वो कम पैसों में बिना अधिकार के काम भी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। खेतों में भी आजकल महिलाएं बड़े संख्या में काम कर रही हैं क्योंकि वो कम पैसों में करती हैं, और उनको सिर्फ महिला होने की वजह से जो उनके अंदर एक कमजोरी है वही नहीं, लेकिन उनको जो डर है कि हमको मारा जाएगा या हमारे साथ बलात्कार होगा अगर हम मुंह खोलेंगे, तो ये सारी चीजें महिला को असमान रखती हैं। और अब जो पूरी दुनिया में ये जिसको हम कहते हैं राइट विंग टेक ओवर हो रहा है, तो राइट विंग टेक ओवर में निश्चित तौर पर जितनी भी प्रगतिशील सोच थी वो तो सब खत्म हो ही रही है। तो महिलाओं के प्रति जो थोड़ा बहुत ये हो गया था कि इनके समान अधिकार होने चाहिए, इनको थोड़ा ज्यादा वेटेज भी मिलना चाहिए, अब एक बहुत बड़ा बैकलैश आ रहा है। और ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं जो खुल्लम खुल्ला लड़कों को उकसा रहे हैं कि महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, उनके साथ रेप करना ये तो हमारा अधिकार है, हमको तो इन्हें नीचे रखना ही है। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये अमेरिका में अभी दो भाई पकड़े गए थे एक दूसरे देश में, बंद किए गए थे क्योंकि वो इस तरह की बातें फैला रहे थे। ट्रंप ने उनको छुड़वा करके वापस अमेरिका ले आए हैं। केरला में टीचर्स ने देखा या एक परिवार ने देखा कि हमारा लड़का अपनी बहन से अजीब टाइप की बातें कर रहा है, और फिर उन्होंने उसका फोन चेक किया और देखा कि इतनी महिला विरोधी सोशल मीडिया के साइट्स पर ये बच्चे जा रहे हैं कि उनका दिमाग महिला विरोध और महिलाओं के प्रति नफरत और महिलाओं के ऊपर हिंसा और हमला करने की बातें से भरा जा रहा है। तो ये जो राइट विंग है और ये जो नवोदारवाद है, ये सारी चीजें शोषण का एक हिस्सा है, हमको ऐसे देखना होगा। तो शोषण को और भी ज्यादा भयानक बनाने के लिए जितनी ही असमानताएं हैं सबको बढ़ाना जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि जो कानून भी हम लोगों ने लड़ करके बनाए, अब उन कानूनों को भी लागू नहीं किया जा रहा है। और अब आप अगर सोशल मीडिया और मीडिया देखें तो अगर कहीं कोई महिला अपने पति को परेशान कर रही है तो घंटों उस पर चैनल का न्यूज चलेगा। और अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ या कोई पुरुष अपने पत्नी के साथ औरत कर, तो उसको एक बार दिखा करके थोड़ा सा करके खत्म कर देते हैं। सिर्फ अगर वो मुसलमान है आदमी तब तो उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, वरना नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि जितनी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी वो सारी लड़ाइयाँ धीरे धीरे जो कुछ हमको मिला था धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और आज जो हमारे देश में सरकार है वो तो खुल्लम खुल्ला मनुवादी सरकार है, इसलिए वो तो सबसे ज्यादा औरतों का स्तर गिराएगी, सबसे ज्यादा बलात्कारियों की मदद करेगी, उनको सुरक्षा देगी, और बातें तो बहुत करेगी महिलाओं के बारे में लेकिन कुछ उनके लिए करेगी नहीं, कुछ भी उनको ऊपर उठाने के लिए नहीं करेगी। आपने बहुत पहले ही कहा था कि ये पूंजीवादी जो फ्रेमवर्क है वो सबसे कमजोर जो है उससे सबसे ज्यादा सरप्लस को खींचता है, तो इसलिए तो महिला का तो शोषण हो रहा है। तो इस विचार में आर्जी कौर का जो इंसिडेंट पिछले साल हुआ था, तो उसके हिसाब से ये सिर्फ रेप और मर्डर का सिर्फ सवाल नहीं था, ये एक सोशल फेलियर भी था गवर्नमेंट का, जहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है और इसकी वजह से जो केस चला उसमें आप जुडिशियरी को और उस इंटेलिजेंस का जो रोल है जो प्ले हुआ उसको आप कैसे देखते हैं पूरे इंसिडेंट को? नहीं नहीं, देखिए मैं तो कह रही हूँ कि आज जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें जुडिशरी थोड़ा बहुत करती है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, प्रशासन कभी कुछ कर देता है हम बहुत खुश, लेकिन जो पूरा फ्रेमवर्क है वो कितना मतलब पहले से भी ज्यादा एक शोषण के व्यवस्था का अंग हो गया है, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हमको लगेगा ये अपवाद है, आरजी कौर में जो हुआ वो अपवाद है, ऐसा नहीं है। मैं देख रही हूँ कि खास तौर से 2011 के बाद
महिलाओं के ऊपर हिंसा पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी है। और सरकार का जो जो महिला होने का कोई मतलब नहीं होता है। जो टीएमसी की सरकार है वो पार्क लेन के ही घटना से अगर हम देखें, पार्क स्ट्रीट की घटना से ही हम देखें, आज तक बिल्कुल वही है, हाँ, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। हर बार वो जो कत्ल करने वाले लोग हैं, रेप करने वाले लोग हैं, अक्सर वो उनकी पार्टी के लोग भी होते हैं, उनके साथ ही खड़ी रहती है। और लोगों के समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि शोषण की व्यवस्था की जरूरत है, महिलाओं के साथ अन्याय होना और महिलाओं का स्तर नीचे नीचे रखना। ठीक है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि खत्म करने से पहले कि ये जो सोशल सिनेरियो है उसमें सोशलिज्म का जो जर्नी है, हम लोगों का स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो हम कैसे आगे ले जाएंगे, और हमारे जैसे यंग जो पार्टी वर्कर्स, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का वर्कर जो अभी आ रहे हैं, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा, वो कैसे हम और भी जुड़ सकते हैं लोगों के साथ और भी कनेक्ट करके वो सोशलिज्म का जो हमारा जो लक्ष्य है वो हम आगे ले जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी आस्था जो सोशलिज्म है उसको मजबूत करनी होगी। हम लोगों, खासतौर से मिडिल क्लास के लोग, उनको लगने लगा है कि भाई सोशलिज्म ठीक है, अच्छी बात थी, लेकिन अब उसका जमाना खत्म हो गया। अब हमको देखना है कि हमारे बच्चे कहीं अच्छी जगह लग जाए, हमको कुछ फायदा मिल जाए। हम भी ये जो बाजारीकरण हुआ है उसके हम बहुत बुरी तरह से हम लोग भी सब शिकार बने हैं। तो सबसे पहले तो हमको समाजवाद क्या है और समाजवाद क्यों आवश्यक है, इसको पहले हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अध्ययन भी करना पड़ेगा और अपने अंदर उसके प्रति जो विश्वास है उसको मजबूत करना होगा। हमारा जब विश्वास मजबूत होगा तभी हम दूसरों के अंदर विश्वास पैदा करते हैं। अगर आजकल आप देखिए, हम लोग जब बोलते हैं, हमारे जो भाषण होते हैं, समाजवाद का नाम भी हम नहीं लेते हैं, अक्सर वर्ग का नाम नहीं लेते हैं। अब ये जो पहचान की राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो इतनी हावी हो गई है कि हम लोग जो वर्ग की राजनीति करते हैं, हम लोग भी वर्ग का नाम बहुत कम लेते हैं, वर्गीय समझ अपनी बहुत कम रखते हैं। तो जब वर्गीय समझ हमारे अंदर कमजोर होगी तो वर्ग संघर्ष के प्रति भी हमारे अंदर जो जोश है वो बहुत कम हो जाएगा। बिना वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाए फिर समाजवाद तो केवल एक अच्छी कहने की बात है, उसका कोई दरअसल मतलब नहीं है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आज जो लोगों के बीच में नफरत पैदा हो रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो इतना अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं की हालत इतनी खराब हो रही है, और पुरुष भी, बेरोजगारी और महंगाई, इन सबका असर तो पुरुषों के ऊपर भी है। जो पुरुष बहुत बड़ी संख्या में अपना घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां उनको बहुत कुछ अच्छी सुविधा मिल रही है, बहुत बुरी हालत में वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस पूरी व्यवस्था में जो लोगों के जीवन बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए, चौपट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जब तक उनको हम नहीं समझा पाएंगे कि ये व्यवस्था की वजह से है, ये किसी नेता के जाने या किसी नेता के आने की वजह से नहीं है, ये एक व्यवस्था की वजह से है, और इसलिए व्यवस्था को बदलना जरूरी है। जब तक ये हम खुद नहीं समझेंगे और लोगों को नहीं समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो दंगा नहीं होता था, सबसे भयानक दंगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार जब नहीं थी तो कारखाने बंद नहीं हुए हैं, या मजदूरों के ऊपर हमले नहीं हुए हैं, या गुंडा राज नहीं हुआ है, हुआ है। लेकिन फर्क ये है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को ही नहीं मानती है, जो मनुस्मृति को और मनुवाद को मानती है, और जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। और हिंदू राष्ट्र अपने आप में असमानता को के ऊपर टिका हुआ एक समाज व्यवस्था है, जिसमें असमानता, जिसमें समानता की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए ये एक्सट्रीम चीज है, और इसलिए ये तमाम एक्सट्रीम कदम उठा भी रहे हैं और तमाम तरीके से मतलब जनता के ऊपर बहुत बोझ भी डाल रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि भाजपा की वजह से ये सब हुआ है। उस व्यवस्था में जो भाजपा भी विश्वास करती है
दूसरे पूंजीवादी दल भी विश्वास करते हैं। भाजपा उसके एक्सट्रीम तक उसको ले जाने के लिए तैयार है, ना बराबरी को एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए तैयार है, और धर्म पर आधारित ना बराबरी को जिंदा रखना चाहती है। तो जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये व्यवस्था की वजह से सब कुछ हो रहा है और व्यवस्था को बदलना है, तब तक हम इस लड़ाई को सफलता से नहीं लड़ पाएंगे। और जब लोग कहते हैं अरे अब तो समाजवाद तो खत्म हो गया है, तो अगर समाजवाद खत्म हो गया है तो आज एक ही देश है दुनिया में जिससे अमेरिका डरता है, और वो है चीन। तो क्यों डरता है अगर समाजवाद खत्म हो गया है? वो समाजवादी व्यवस्था में कुछ ताकत है जिसकी वजह से एक इतना गरीब देश जो हमारे बाद में आजाद हुआ, वो आज दुनिया में अपनी ताकत को सबके सामने प्रमाणित करने की स्थिति में आ गया है। एक छोटा सा टापू क्यूबा जो 60 साल से अमेरिका के मतलब घेरेबंदी का शिकार है, आज भी वहां लोगों को पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई मुफ्त में मिलती है। आज भी वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुफ्त में है। आज भी लोगों को करीब करीब मुफ्त में रहने की जगह, बिजली और पानी मिलता है। और आज भी वो पूरे समाज को साथ आगे ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहां पर हर रंग के लोग रहते हैं, वहाँ के नागरिक। लेकिन वही एक देश है जहां मैंने देखा कि नस्लवाद नहीं है, रंग भेद नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि वो समाजवादी देश है। तो हम लोग खुद पढ़ेंगे समाजवाद आज भी जहां जहां दुनिया में जिंदा है, क्या क्या उसकी उपलब्धि है, और उससे हम अपने आप को बहुत कुछ सीखने में सफलता प्राप्त करेंगे, और उससे उसके आधार पर दूसरों से बात करेंगे, तभी हम अपनी समझ को आगे ले जा सकते हैं। हम कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ इधर उधर ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये बुरा है, वो बुरा है, मेरा लड़का लेकिन अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा है, ये हमारी हालत रहेगी, तो हम खुद भी कमजोर रहेंगे और दूसरों को भी नहीं समझा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड सुभाषिनी हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। तो लेट द स्ट्रगल फॉर सोशलिज्म टुवर्ड्स सोशलिज्म एंड अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म एंड फॉर द स्ट्रगल फॉर पीस, ब्रेक एंड लैंड कंटिन्यू एंड इक्वालिटी,